नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस सेशन में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रबंधन के विषय में। विगत क्लास में आपने देखा अपन ने काफ़ी परिचर्चाएं की और आज अपन जो बात करेंगे वो प्रबंधन के विषय में बात करने वाले हैं। तो हेडिंग है प्रबंधन। प्रबंधन बोले तो मैनेजमेंट। देखिए, सबसे मेन बात ये आती है कि प्रबंधन जो है ये प्रारंभ किसके लिए हुआ है। प्रबंधन जो शब्द है ये क्यों उपयोग में लिया गया। तो सबसे पहले उत्पादन क्षमता के लिए, किसी व्यवसाय में किसी पदार्थ के उत्पादन के लिए, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, किसी मद के उत्पादन के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि प्रारंभ प्रारंभ तो प्रबंधन शब्द प्रारंभ किया गया उत्पादन क्षमता के लिए, उत्पादन क्षमता के लिए। अब बात ये आती है कि प्रयोग कहां किया गया। तो इसका प्रयोग किया गया उद्योग व व्यापार में। प्रयोग की बात करें तो प्रबंधन शब्द का जो प्रयोग किया गया ये किया गया उद्योग व व्यापार में। उद्योग और व्यापार में इसका व्यापक रूप से सबसे पहले उपयोग किया गया। लक्ष्य क्या है, हम क्यों चाहते हैं, हम मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं, प्रबंधन क्यों करना चाहते हैं। प्रबंधन इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। तो जब भी कोई संस्थान जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों, उसका निर्माण किया जाता है, उसका संगठन किया जाता है, गठन किया जाता है, तो वहां कोई ना कोई हमारे उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें प्रबंधन को अपनाना पड़ता है। तो उद्देश्य की यदि यहां पर बात की जाए, उद्देश्य क्या है प्रबंधन का। तो उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। लक्ष्यों की प्राप्ति, कौन से लक्ष्य जो हमने पूर्व निर्धारित किए हैं, वे लक्ष्य जो हमने टारगेट के रूप में लिए हैं, पूर्व निर्धारित किए हैं, जिनको सोचकर हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनाया है, संगठन को हमने अपनाया है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका अर्थ क्या है, वास्तव में प्रबंधन का क्या अर्थ है। तो प्रबंधन के अर्थ के बारे में अपन बात करें तो प्रबंधन ये कहता है कि उपलब्ध संसाधन, जो भी संसाधन हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से यदि हम उपयोग करें और उसका उपयोग करते हुए हम लक्ष्यों की प्राप्ति करें, यही प्रबंधन का अर्थ है। तो अर्थ में हम कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधन या संसाधनों का, उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रयोग करना, दक्षतापूर्वक प्रयोग करना। हम दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रयोग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि संसाधनों का यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम अच्छे से करेंगे, संसाधनों का हम भरपूर उपयोग करेंगे दोस्तों, उनकी दक्षता के अनुसार उनका उपयोग करेंगे, उनका प्रभावी तरीके से उपयोग करेंगे, तो यह हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अब बात यह आती है कि प्रबंधन में किसका समायोजन है, समायोजन। तो प्रबंधन में हम समायोजन की बात करें तो प्रबंधन में एक तो प्रक्रिया है, प्रबंधन क्या है, प्रक्रिया है जिसमें प्रभावी ढंग और पूर्ण क्षमता, तो प्रक्रिया को इसमें समायोजित किया गया है, प्रभावी ढंग को इसमें समायोजित किया गया है। प्रक्रिया, प्रभावी ढंग और पूर्ण क्षमता, पूर्ण क्षमता, ये तीनों की तीनों बातें जो हैं ये किस में समायोजित होती हैं, प्रबंधन में समायोजित होती हैं। प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, प्रभावी ढंग क्या है, यानी उचित उपयोग क्या है, और पूर्ण क्षमता का मतलब है कि जो संसाधन है, चाहे वो भौतिक संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन है, उसकी पूरी दक्षता का उपयोग करना ही प्रबंधन का जो है वो उद्देश्य है दोस्तों, जो कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है या अपनाया जाता है। अब बात ये आती है कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं। इंपॉर्टेंट बात अब करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे प्रबंधन में, एक प्रभावी प्रबंधन में। तो प्रभावी प्रबंधन क्या होगा, यानी कि हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रबंधन की विशेषताएं, प्रबंधन की विशेषताएं, अब प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन पे हम बात करते हैं।
तो सबसे पहली विशेषता पर हम चर्चा करते हैं और पहली जो विशेषता है वो है प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब है कि प्रबंधन तभी अपनाया जाता है जब हमें उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जब भी हम किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो हमने क्या विचार करके उसका संगठन किया है, उनको प्राप्त करने के लिए हम प्रबंधन को अपनाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया अर्थात प्रबंधन निर्धारित किए गए प्रबंधन निर्धारित किए गए उद्देश्यों की निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है या किया जाता है। अपनाया जाता है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपना रहे हैं तो उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया हो गई। दूसरी यहां पर बात करते हैं प्रबंधन की विशेषता में, वो है प्रबंधन सर्वव्यापी है। क्या है? प्रबंधन सर्वव्यापी है। प्रबंधन सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। प्रबंधन सर्वव्यापी है, इसका अभिप्राय क्या है कि प्रबंधन प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाता है और किसी संस्था के प्रत्येक स्तर पर भी प्रबंधन को अपनाया जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि प्रबंधन के बिना उद्देश्यों की पूर्ति अधूरी है और किसी संस्था के प्रत्येक स्तर पर हमें क्या करना चाहिए? प्रबंधन को अपनाना चाहिए या हम अपनाते हैं और अपनाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है कि यह सर्वव्यापी है। तो लिख सकते हैं कि प्रबंधन किसी संस्था या संगठन के प्रबंधन किसी संस्था या संगठन के प्रत्येक स्तर पर अपनाया जाता है। इस कारण प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, इस कारण प्रबंधन कैसा है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। तो प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन की दूसरी विशेषता में हमने देखा प्रबंधन सर्वव्यापी प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुआयामी। बहुआयामी से अभिप्राय क्या है? देखिए, तो हम कहेंगे प्रबंधन बहुआयामी प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि किसी संस्था के या किसी संगठन के अनेक स्तरों पर प्रबंधन को अपनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रबंधन को अपनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में प्रबंधन को अपनाने के कारण यह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है इसलिए यह बहुआयामी है और जो बहुआयामी होता है वो जटिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसे अनेक स्तरों पर अपनाया जाता है। इसे अनेक स्तरों पर अपनाया जाता है। अनेक स्तरों पर अपनाया जाता है इसलिए जटिल प्रक्रिया है। और जटिल वही होता है जो बहुआयामी होता है, यानी जिसमें आयाम अधिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रबंधन जो है, इस प्रबंधन के विषय में जो विशेषताएं हैं दोस्तों, इन विशेषताओं में क्या क्या शामिल है। हमने क्यों कहा कि ये एक जटिल क्रिया है? जटिल क्रिया होने का क्या अभिप्राय है, तो हम इस बात को यहां पर क्लियर करते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, कहां कहां पर हम इसको अपना रहे हैं। जैसे नंबर 1 है बहुआयामी। क्यों कहा, इसको हम देखते हैं डिटेल में। एक तो होता है कार्य प्रबंधन। कार्य प्रबंधन,
तो प्रबंधन को कार्य के क्षेत्र में अपनाया जा रहा है। अब कार्य प्रबंधन में क्या क्या शामिल है, तो कार्य प्रबंधन उद्देश्य प्राप्ति हेतु, कार्य प्रबंधन में क्या हुआ, उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो निर्धारण किए गए हैं, जो कार्य निर्धारण किए गए हैं, उन कार्यों के निर्धारण में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से संबंधित योजनाएं बनाना, निर्णय करना, बजट बनाना, दायित्व निर्धारण करना और अधिकार प्रत्यायोजन करना आदि सभी कार्य प्रबंधन में शामिल हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, उद्देश्य प्राप्ति हेतु मात्रा निर्धारण, तो मात्रा निर्धारण, उद्देश्य प्राप्ति हेतु मात्रा निर्धारण करना। इसके अलावा कार्य प्रबंधन में समस्या समाधान, समस्या समाधान। इसके अलावा हम बात करें तो निर्णय लेना, निर्णयन, निर्णय लेना। इसके अलावा जो शामिल है योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाने के बाद बजट बनाना, बजट बनाना, दायित्व निर्धारण करना कि किसका क्या कार्य होगा, दायित्व, दायित्व निर्धारण करना और अधिकार प्रत्यायोजन करना। क्या करना, अधिकारों को प्रत्यायोजित करना, अधिकार अलग अलग व्यक्तियों को सौंपना, अधिकार प्रत्यायोजन, अधिकार प्रत्यायोजन। ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी प्रबंधन के भाग हैं। कौन से प्रबंधन के, कार्य प्रबंधन में शामिल होते हैं। हमने कहा ना कि प्रबंधन बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया इसलिए क्योंकि अनेक अलग अलग स्तरों पर इसे अपनाया जाता है। जैसे कार्य प्रबंधन करने के लिए, उपरोक्त कार्यों के लिए हमें प्रबंधन अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा नंबर 2 और हम बात करें तो लोगों का प्रबंधन, इसी में नंबर 2 बात करें, लोगों का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन करना। अब लोगों के प्रबंधन में क्या शामिल है, लोगों के प्रबंधन से अभिप्राय है कि जो संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी संपत्ति किसको माना जाता है, लोगों को माना जाता है। किसको माना जाता है, लोगों को माना जाता है। इसलिए जो किसी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति है तो उसका तो हमें प्रबंधन करना ही होगा, क्योंकि हम उसका दक्षतापूर्वक क्या करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और लोगों में जो शामिल होंगे वो हमारे मानवीय संसाधन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, मानवीय संसाधन होंगे। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं कि जब लोगों का प्रबंधन हमें करना होता है तो हम किन बातों पर गौर फरमाते हैं। एक तो कोई भी जो कर्मचारी है, कर्मचारियों का, संस्था में जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों का अलग अलग उपयोग करना, अलग अलग उपयोग करना। यानी किसी कार्य विशेष के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए किसी एक व्यक्ति को अधिकार प्रत्यायोजित कर देना। ठीक है। इसके अलावा लोगों को समूह बनाकर या कर्मचारियों को समूह के रूप में उपयोग में लेना, यानी पूरा एक यूनिट मानकर, एक ग्रुप मानकर, एक समूह मानकर और उपयोग में लेना। तो लिख सकते हैं हम कि कर्मचारियों को एक समूह मानकर, कर्मचारियों को एक समूह मानकर उपयोग करना। ये सभी बातें किसमें शामिल है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष के लिए हमें उपयोग में लेना है, या व्यक्तियों को या कर्मचारियों को एक ग्रुप के रूप में हमें जो है उपयोग में लेना है। किस लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है। तो ये सारा किसमें आ जाएगा दोस्तों, कर्मचारियों से संबंधित जो भी बात आएगी वो आएगी लोगों के प्रबंधन में। इसी में हम एक पॉइंट और देख लें कि परिचालन का प्रबंधन। किसका प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन। और जो परिचालन का प्रबंधन होता है इसमें क्या शामिल होता है, जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं और हम कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो परिचालन प्रबंधन में शामिल होती है। परिचालन प्रबंधन, परिचालन प्रबंधन। तो परिचालन प्रबंधन में दो बातें शामिल है। क्या क्या शामिल है, एक तो शामिल है उत्पाद और एक है सेवा। तो उत्पाद से हो गया उत्पादन, उत्पाद से हो गया उत्पादन, एवं दूसरा है सेवा। तो प्रोडक्शन और सर्विस, ये दोनों जो है वो परिचालन प्रबंधन में शामिल हैं। जैसे कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को, उत्पादन और सेवा में क्या आता है दोस्तों कि जो कच्चा माल है, इस कच्चे माल को
कच्चा माल, और इसको रूपांतरित कर दिया हमने किसमें, बदल दिया हमने उपयोगी माल में। किसमें, उपयोगी माल में बदल दिया। हमने क्या किया, हमने प्रबंधन किया कि कच्चे माल को उपयोगी माल में हमने बदल दिया, यानी उत्पादन को सेवा योग्य हमने बना दिया। तो ये किसमें शामिल है, ये परिचालन प्रबंधन में शामिल है। तो हमने पिछले यहां पर पॉइंट पे बात की कि प्रबंधन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और प्रबंधन को जो बहुआयामी प्रक्रिया कहा गया है, ये बहुआयामी प्रक्रिया कहने का अभिप्राय यही है क्या, कि इसमें कार्य का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें कार्य की मात्रा निर्धारण, समस्या समाधान, निर्णय लेना, योजना बनाना, बजट बनाना, दायित्व निर्धारण करना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, ये सारी बातें कार्य प्रबंधन में शामिल है। प्रबंधन में ही शामिल है दोस्तों लोगों का प्रबंधन करना, कि हमें कर्मचारियों को अलग अलग एक एक रूप में हमें उपयोग में लेना है या समूह मानकर उपयोग में लेना है। इसी में शामिल है परिचालन प्रबंधन। क्या शामिल है, परिचालन प्रबंधन, यानी कि हमें किसी कच्चे माल को उपयोगी माल में बदलना है, यानी उत्पादन और सेवा जो है वो शामिल है। तो इतनी सारी मदें शामिल है, इसलिए हमने प्रबंधन को बहुआयामी और एक जटिल प्रक्रिया कहा। अब बात करते हैं अगली विशेषता में। जो अगली विशेषता है, अगली जो विशेषता है अपनी, वो है नंबर 4, निरंतर और सतत प्रक्रिया है। कौन सी है, निरंतर। प्रबंधन क्या है, निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। दोनों ही शब्दों को अच्छे से समझेंगे कि निरंतर और सतत प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। यहां एक शब्द हमने काम में लिया है, वो शब्द है निरंतर। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। कैसा है, लगातार। लगातार से अभिप्राय क्या है, कि जैसे मान लीजिएगा हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, हमने कोई संस्था खोली है, हमने कोई संस्था का निर्माण किया है, तो क्या उसमें ऐसा है कि हमने अभी उसमें प्रबंधन किया, संस्था में हमने क्या किया, प्रबंधन किया, और अगले 6 महीने के बाद में हम उसमें प्रबंधन नहीं करें, यानी कि एक ही बार प्रबंधन किया और हम आगे प्रबंधन नहीं कर रहे, तो ऐसा प्रबंधन प्रभावी नहीं होता है। ऐसे प्रबंधन से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रबंधन तो रेगुलर रहेगा, निरंतर रहेगा, लगातार चलेगा। सतत है, सतत का मतलब क्या है, सतत, सामान्यतः सतत के लिए भी अपन कंटिन्यूअस शब्द काम में लेते हैं, लेकिन सतत का मतलब यह होता है कि समय के साथ साथ जो बदलाव आते जा रहे हैं, समय के साथ साथ जो वातावरण में बदलाव आते जा रहे हैं, उन बदलावों को अपनाते हुए हम प्रबंधन का कार्य करें। जैसे मान लीजिएगा कि पहले हम दीवारी श्याम पट पर अध्ययन करते थे या टीचिंग करते थे, शिक्षण कार्य करते थे। धीरे धीरे जो है वो मार्कर वाले बोर्ड आ गए, और आज पैनल वाले बोर्ड आ गए। तो समय के साथ साथ हम भी प्रबंधन को परिवर्तित कर रहे हैं ना। प्रबंधन हम समय के अनुसार कर रहे हैं, कि आज समय की डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा प्रबंधन कर रहे हैं, तो ऐसा प्रबंधन सतत कहलाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि समय के साथ, या ऐसे लिखेंगे अपन कि बदलते हुए समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार प्रबंधन करना, तो यह कहलाता है सतत। तो प्रबंधन की अगली विशेषता हो गई कि निरंतर और सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर है, लगातार चलने वाली है, और सतत इसलिए है क्योंकि समय के अनुसार प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट नंबर 5 बात करते हैं प्रबंधन की विशेषता में। प्रबंधन की विशेषताओं में पांचवा जिक्र हम करेंगे कि यह एक सामूहिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया से अभिप्राय है कि प्रबंधन को करने के लिए पूरी टीम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया कि प्रबंधन प्रत्येक स्तर पर अपनाया जाता है, और प्रत्येक स्तर पर जब प्रबंधन अपनाया जाता है तो अनेक कर्मचारियों की या प्रबंधनकर्ताओं की हमें आवश्यकता होती है, और सभी कर्मचारी मिलकर के जो प्रबंधन करते हैं वो प्रभावी प्रबंधन होता है, जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो सभी को साथ लेकर, सभी को मिलाकर और सभी के सहयोग से प्रबंधन किया जाता है, इसलिए इसको एक सामूहिक क्रिया भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि प्रबंधन सभी कर्मचारियों का सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास है।
सभी कर्मचारियों का क्या है, सामूहिक प्रयास है। और एक हम कहेंगे गतिशीलता। और देखिए गतिशीलता में तो मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूं, सततता जहां पर है वहां पर, और गतिशीलता वही सततता से लगभग सिमिलर है। गतिशीलता, गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब हो गया समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदलाव। ठीक है, तो समय के साथ बदलाव है या समय के साथ हम बदलाव करते हैं तो वो गतिशील प्रबंधन होता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रबंधन गतिशीलता युक्त कार्य है या गतिशील कार्य है। अमूर्त शक्ति है, अगली विशेषता क्या हो गई, अगली विशेषता हो गई नंबर 7, प्रबंधन अमूर्त है, प्रबंधन अमूर्त शक्ति है, अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति है मतलब मूर्त नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता, महसूस तो किया जा सकता है। अमूर्त है, देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपने एक संस्थान ओपन की, एक विद्यालय आपने खोला, ठीक है, और आप वहां पर एक प्रभावी प्रबंधन करते हैं, और प्रभावी प्रबंधन में आप मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के मध्य अच्छा तालमेल स्थापित कर पाते हैं, जिससे आपके उद्देश्यों की प्राप्ति सरल आसान हो जाती है, और आपके जो उद्देश्य निर्धारण आपने किए थे उनको सही समय पर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रबंधन हम सही ढंग से करते हैं, प्रभावी ढंग से करते हैं, दक्षता पूर्वक प्रबंधन करते हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। और यदि प्रबंधन दक्षता पूर्वक और प्रभावी ढंग से नहीं किया जाता है तो उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये बात दिखती नहीं है, लेकिन जो प्रबंधन हम करते हैं वो महसूस हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस प्रबंधन का महत्व क्या है, तो प्रबंधन के महत्व की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक अपना होगा प्रबंधन का महत्व, प्रबंधन का महत्व। दोस्तों प्रबंधन के महत्व पर हम बात करें तो प्रबंधन का पहला महत्व है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। पहला महत्व क्या है, यह सामूहिक उद्देश्यों, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप कैसे हुआ, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सभी कर्मचारियों ने या सभी व्यक्तियों ने मिलकर जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य किया, तो इसलिए हम कहते हैं सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करता है, अगला महत्व है इसका, प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करता है, प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता में वृद्धि कैसे करेगा, क्षमता में वृद्धि ऐसे करेगा कि कोई भी कर्मचारी जो कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, अगर वो पूरे प्रबंधन के साथ सुव्यवस्थित, सुनियोजित और सुसंगठित तरीके से कार्य करता है दोस्तों, तो उसकी दक्षता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगली बात, तीसरा महत्व जो है वो है गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंधन जो है वो गतिशील संगठन का निर्माण करता है, गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील संगठन का मतलब ये हुआ, अभी हमने बात की कि गतिशील शब्द जहां पर भी आए उसका अभिप्राय होगा कि समय के साथ बदलाव। तो यदि हम समय के साथ, बदलते वातावरण के साथ, बदलते एनवायरनमेंट के साथ हम प्रबंधन का स्वरूप भी बदलते हैं तो हमारा जो संगठन है वो गतिशील होता है। गतिशील का मतलब कि हमारा संगठन समय के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है और उद्देश्यों की प्राप्ति आसान हो जाती है। इसके अलावा प्रबंधन व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है। तो नंबर 4 हम प्रबंधन की विशेषता में बात करें तो व्यक्तिगत उद्देश्यों, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, सहायक होता है। तो ये चारों क्या है दोस्तों, ये है प्रबंधन का महत्व। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए,
प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, गतिशील संगठन का निर्माण करने के लिए और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी ये सहायक होता है। अगली क्लास में इससे आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।